नमस्कार साथियों, आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला को संचालित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के टेस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है हमने वेदांत एकेडमी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर कंप्लीट MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसी संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी के साथ वन, वन्यजीव और नापतोल आदि विषयों को भी समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो संविधान में निर्वाचन आयुक्त को हटाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के विषय में सही कथन पहचानना है। यह कभी भंग नहीं की जाती, बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और वर्तमान में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी हैं। और जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। तो जो रिट संबंधी प्रावधान है यह अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यदि उसे गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 100 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी विधेयक पर बराबर मत पड़ते हैं तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है कि वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राज्यों के बनने का क्रम पूछा गया है कि कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ कब, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, लेकिन भाषाई आधार पर इसका गठन 1953 में हो चुका था। इसके बाद जो हरियाणा का गठन हुआ था कब, 1966 में गठन हुआ था हरियाणा का, 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ कब, 1972 में हुआ था। उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ कब, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। राज्यों में लोकायुक्त, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसी संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित कर दिया गया
कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे उनकी संख्या सदन अर्थात लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियां या SC के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता SC आरक्षण पंचायतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया था? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार किया? तो जो कैबिनेट मिशन 1946 आया था, इसी मिशन ने सबसे पहले भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो यह बिल्कुल गलत है। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, यह मुख्य रूप से पंचायतों से संबंधित है और इसमें जिला पंचायत का उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय पंचायतों का उल्लेख किया गया है और ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि जो नगर पंचायतों का उल्लेख है यह 74वें संविधान संशोधन में किया गया है, जिसमें नगरीय स्वशासन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक की उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 में। तो यहाँ पे कुछ उपबंध दिए गए हैं, जैसे कर से संबंधित उपबंध है तो यह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि या आकस्मिक निधि की भी रक्षा से संबंधित उपबंध, तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध हैं, यह धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी? तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, इसी अधिनियम में एक संघीय शासन की व्यवस्था को उल्लेख किया गया था। कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश भारत के राज्य, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र और देसी राज्य रजवाड़ों को मिलकर एक संघीय शासन बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो केरल में हुई थी सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना। और अभी वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो यहाँ पे कुछ समितियाँ दी गई हैं, जैसे लोकलेखा समिति। जो लोकलेखा समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। लेकिन जो आकलन समिति, जिसे हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से चुनकर आते हैं। और जो प्राक्कलन या आकलन समिति है यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे पूछा गया है विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो जो SR बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद है, जो कि 1994 में आया था, इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत 1937 में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 28 महीने चली थी। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसलिए कांग्रेस ने
28 महीने के बाद ही सरकार से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है यह शपथ से संबंधित है। तो इसमें संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप दिया गया है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप है यह अनुच्छेद 60 में किया गया है, लेकिन अनुसूची जो 3 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तो यह भी अनुसूची 3 में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो वर्तमान म्यांमार वाला क्षेत्र है उसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा भारत से अलग हुआ। पहले जो बर्मा या म्यांमार है वह भारत का अभिन्न अंग था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 355 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद है यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी राज्य के लिए या संपूर्ण भारत में लागू करना है तो उसके लिए कानून जो संसद है बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 1957 में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कब? 1957 में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। जो राज्यसभा का सभापति या जिसे उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, इसका जो निर्वाचन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी भी कहते हैं इसे, तो इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सबसे पहले गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में मिनी संसद की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार एक 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो जो महालेखा परीक्षक है जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो जो महालेखा परीक्षक या कैग होता है यह अपने प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और भारत का राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और संसद के बाद यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन यह एक आत्मकथा का नाम है। किसकी है? इंद्र कुमार गुजराल, इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अपशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित की गई, बिल्कुल गलत है। अपशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों में निहित की गई, यह भी बिल्कुल गलत है। अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1935 के अधिनियम आया था जो इसमें अपशिष्ट शक्तियाँ थीं वह गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें वंशात्मक तत्व का अभाव है। क्योंकि जो गणतंत्र अर्थात जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध है।
तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो जो संविधान की प्रारूप समिति है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसके जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, और इसके जो अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे उनकी संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और यह भारतीय संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सीधे रूप से प्रदान नहीं करता। जो भारत का संविधान है वह प्रेस या मीडिया को सीधे तौर पर स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) का ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु योग्यता निर्धारित करता है? इसका जो वर्णन है पुनर्निर्वाचन हेतु योग्यता, यह अनुच्छेद 57 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। जो मद्यपान निषेध है इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 47 में गौ संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 48 में किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण का जो वर्णन है अनुच्छेद 48 का में किया गया है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसका जो प्रावधान है मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21(1) के तहत किया गया है, ना कि नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल एवं उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होगा, यह कहा गया है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा है उसका वर्णन मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं कि उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस पूछा गया है कि उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे जो जन्मा शब्द है यह गलत है। यदि ऐसा ऑप्शन रहता कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तो यह बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे जन्मा है तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो यह गलत है, क्योंकि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, क्योंकि संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदन आ जाते हैं, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो ये नीलम संजीवन रेड्डी हैं, यह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, जबकि शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर थे, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे और आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में लिखित में से कौन भारत के प्रथम महान्यायवादी रहे हैं? तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, अटॉर्नी जनरल, तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं कौन? MC सीतलवाड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का वह कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री रहा, बाद में रक्षा मंत्री बना? तो जो कैलाश नाथ काटजू हैं यह नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो मोरारजी देसाई हैं, यह पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
जो पीवी नरसिम्हा राव हैं यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो चंद्रशेखर हैं यह सीधे ही प्रधानमंत्री बने, यह इसके पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका जो प्रमुख कार्य है जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। चूँकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और यह एक स्थायी सदन है, तो इसमें यदि सरकार पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, तो यह बिल्कुल गलत है। संसद भंग हो जाती है, यह भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यह भी गलत है। तो उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सचिवालय है वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई कार्यरत है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में की गई थी और यह सीबीआई है जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी कर उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो आर्थिक कार्य विभाग है यह संघीय बजट को तैयार करने से लेकर उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। जो भारत का कैग होता है जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं, इसके वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं होते, जबकि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते भी संचित निधि पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि सीबीआई या केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। तो कोयला आवंटन घोटाला बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी है और जो कोयला आवंटन घोटाला है यह 2004 से 2009 के मध्य हुआ मनमोहन सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसी का क्षेत्राधिकार है। कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसी का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है इसका क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए। तो सरकारी आयोग का जो गठन है 1983 में किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी संसद द्वारा एक कानून बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहरा समिति खाली स्थान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो जो बोहरा समिति है इसका संबंध किससे है, राजनीतिज्ञ और अपराधियों के बीच होने वाली साठगांठ की जांच करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। किसका, बोहरा समिति का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। कौन सी, बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने आरक्षण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। तो मंडल आयोग का जो गठन है 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा है। तो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के कार्यों को देखते हुए राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन या राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो तब उस स्थिति में क्या होता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा को बराबर शक्ति प्राप्त होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक यदि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया तो इस स्थिति में जो विधेयक है वह अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था।
तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय का जो दर्जा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। जो अभिलेख न्यायालय है या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो भी निर्णय या डिसीजन होते हैं उन्हें अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन या निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने समय के लिए रखा जा सकता है? तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन इसके तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू कर सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हैं यह संसद द्वारा पारित करके ही लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के संदर्भ में लिया गया निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है। तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। तो यह गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, इस समय भारत के रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आयोग ने IAS सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा दी थी? तो जो राजमन्नार आयोग है इसका गठन 1970 में हुआ था। इसी आयोग ने IAS सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST से संबंधित है? तो जो 101वां संविधान संशोधन है यह GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन है यह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। जो 103वां संविधान संशोधन है यह EWS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सचिवालय किसके नियंत्रण पर कार्य करता है? तो मध्य प्रदेश सचिवालय मुख्य सचिव के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द कब सम्मिलित किए गए अर्थात कब जोड़े गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसी संविधान संशोधन में उद्देशिका या जो प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? तो इसका जो निर्वाचक मंडल है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 का में किया गया है और जो संघ का उल्लेख है यह भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ का उल्लेख किया गया है। और जो आपातकालीन उपबंध हैं इनका जो उल्लेख है भाग 18 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। यदि नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं हो रहा है या नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है C, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है यह एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो इसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, सम्मान का अधिकार, जीविका का अधिकार, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं संविधान में। कौन कौन से हैं वो? एक तो कोई व्यक्ति जन्म से हो सकता है, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा
या किसी विदेशी राज्य के भारत में विलय होने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से, वंश से या उद्भव द्वारा, पंजीकरण से और किसी राज्य के भारत में मिल जाने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 3, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, यह गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, यह गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, यह भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं इनको सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद जो 20 हैं, इन मौलिक अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? एक अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21। ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो अमेरिकी संविधान है वह अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाममात्र राजतंत्र है, यह गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 13 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों को कम करता है तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये तीनों ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें केवल एक लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को किस अवधि में संसद का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति जो 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो संसद द्वारा 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा हैं। कौन? गुलजारी लाल नंदा। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ कुछ उपराष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, यह राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकटरमन भी राष्ट्रपति बने हुए थे। जो कृष्णकांत हैं यह उपराष्ट्रपति तो बने थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे पहले, उसके बाद राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में कुल 550 सीटें हैं वर्तमान में। इसमें से जो 530 सीटें हैं यह राज्यों के लिए और 20 सीटें हैं जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। जो 104वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें आरक्षित थीं उन्हें अब समाप्त कर दिया है। इसलिए वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं कितनी 550 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया? तो जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। तो वर्ष 1965 में कब? वर्ष 1965 में सदर ए रियासत को राज्यपाल कर दिया गया। 1965 में, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए इसका राइट आंसर 1965 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास रहती है। किसके पास? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया? तो किसने स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल कम से कम 4 राज्यों में मान्यता रखता हो। ऐसा कोई राजनीतिक दल जो 4 राज्यों में मान्यता रखता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो जो 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 हुआ था, यह दल बदल से संबंधित है। राजीव गांधी के समय हुआ था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से शुरू हुआ? तो ईवीएम का जो प्रयोग है भारतीय चुनावों में 1998 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 60 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, जिसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदन लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 78 महिला सांसद हैं लोकसभा में। कितनी? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हों अर्थात गैर नागरिक हों, उन्हें विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय अथवा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद जो 14 है उसमें समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। और इसमें जो प्राकृतिक न्याय इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार प्रकृति सभी के साथ बराबर न्याय करती है, उसी प्रकार जो अनुच्छेद 14 है वह सभी के साथ समान न्याय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणक्कर यह 3 व्यक्ति थे, जबकि अशोक मेहता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो जो 11वीं अनुसूची है जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करती हुई लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो जो 51वां संविधान संशोधन 2003 था, इसी के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 333 में किया गया है, लेकिन वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन है उसके तहत आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व लोकसभा एवं विधानसभा से समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है? तो जो अनुच्छेद 343 है यह भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी को घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल भारतीय सेवा द्वारा बनाई जाती है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार राज्यसभा को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसे हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।